चलो, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सेक्शन 10। ये क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकम टैक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट हमसे इनकम के ऊपर कोई टैक्स लेता है, ठीक है, जिस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, एक कुछ फैसिलिटीज वगैरह भी दे के रखे हुए कुछ लोगों को, और कुछ सिचुएशंस पे टैक्स नहीं देने का फैसिलिटी दे के रखा है, ठीक है। टैक्स फैसिलिटी इज कॉल्ड इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने बोल के रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल के रखा है कि कुछ सेलेक्टेड इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जब हम लोग ये कैलकुलेशन हम लोगों को करना है कि कौन से इनकम पे टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है, क्या रेट होगा, क्या कैलकुलेशन प्रोसीजर होगा, उन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो आज दोस्तों मैं तुम लोगों को सिर्फ यही लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दे आर कॉल्ड इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। While calculating the total income of the SSC, certain incomes will not be considered as the income chargeable to tax. These incomes are called income exempt from tax under section 10. जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ इनकम्स के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, वो सारा फॉरगॉन किया जाता है, माफ किया जाता है। उन सारे इनकम को क्या बोला जाता है? इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा और कौन से इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, कुछ लिस्ट जारी किया कि ये लिस्ट है। जिन लिस्ट के ऊपर ये वाला सिचुएशन अगर आता है तो उस सिचुएशन पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और उस सिचुएशन के बाहर कोई भी सिचुएशन आएगा आपको टैक्स देना है। तो मैं पूरा इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स का सारा लिस्ट नहीं करा सकता हूं, लेकिन कुछ बेसिक लिस्ट में कराने वाला हूं जो कि बीकॉम स्टूडेंट्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीकॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कौन कौन से ऐसे इनकम है जिस इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या हुआ? देखो, जैसे एग्रीकल्चर लैंड होता है ना, अभी एग्रीकल्चर लैंड का भी यूज दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से कैसे हो सकता है? एग्रीकल्चर लैंड को तुम चाहो तो खेती करो, एग्रीकल्चर करो, या फिर तुम चाहो तो किसी को रेंट में दे दो और वो बंदा खेती करेगा, ठीक है, जो भी हो। तो एनी रेंट और revenue derived from land which is situated in India and is used for agriculture purpose are exempt from tax. अगर इंडिया में कोई भी लैंड जिसपे एग्रीकल्चर किया जा रहा है, उससे जो भी रिवेन्यू जनरेट होगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में इंसिडेंस ऑफ टैक्स में एक टॉपिक डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर इनकम इन नेपाल, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम इन नेपाल था, और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट था बंदा। इसका मतलब क्या था? वो नेपाल में हो रहा था एग्रीकल्चर इनकम, इसका मतलब उस पर टैक्स देना है। लेकिन अगर इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम होगा तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स कभी भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम मिल जाए, सपोज दे देगा एग्रीकल्चर इनकम 10,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, तुझे क्या करना है? उसको पूरी तरह से छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं होगा। नीचे सिर्फ नोट देके मेंशन कर देना है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट करके क्लोज कर देना है। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। पहला लिस्ट ये रहा। दूसरा लिस्ट, दूसरा क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फार्म। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फार्म मतलब, सपोज करो ए बी सी तीन बंदा है, ठीक है, ध्यान से समझना, ए बी सी तीन बंदा है और तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाया, और पार्टनरशिप फर्म करके मान लो पार्टनरशिप से 3 लाख का इनकम कर रहा है। तीनों के हिस्से में कितने आएंगे? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो भी इनकम हुआ, 3 लाख का अगर इनकम हुआ, तो उस 3 लाख के ऊपर डायरेक्टली पहले टैक्स पे कर दो। तो सपोज करो 3 लाख के ऊपर 30,000 का टैक्स गया, सपोज सपोज, मुझे मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं। तो 3 लाख के ऊपर 30% टैक्स चला गया, बचा कितना? 2,70,000। अब गवर्नमेंट बोलता है कि उस 2,70,000 को आपस में
डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो हम लोग मतलब पार्टनर को जो 90,000 पैसे मिले हैं उस इनकम पे ऑलरेडी टैक्स पेड हो चुका है। तो जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट earned by a partner from a partnership firm is always exempt from tax होता है। मतलब कोई भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी अगर इनकम आ रहा है, कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लेता है। व्हाई? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअली उसके ऊपर टैक्स दे चुका है। ओके, इंडिविजुअली टैक्स दे चुका है। तो कभी भी क्वेश्चन में तुमको अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनर अगर तुमको मिल रहा है तो उसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर देना है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं निकालना है, बिकॉज ये फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा? दो टॉपिक पढ़ा। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, नंबर 3 में चलते हैं। नंबर 3 क्या है? अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सब जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे मैंने क्या किया, सपोज करो इंश्योरेंस करवा लिया, और करवाने के बाद मैं क्या करूंगा? प्रीमियम भरते जाऊंगा। फर्स्ट ईयर प्रीमियम, सेकंड ईयर प्रीमियम, थर्ड ईयर प्रीमियम, फोर्थ ईयर प्रीमियम, फिफ्थ ईयर प्रीमियम, करते करते सपोज करो मैंने 15-16 ईयर्स 17 ईयर्स तक मैंने पेमेंट किया, और आफ्टर 20 ईयर्स मुझे क्या हो रहा है? वो इंश्योरेंस क्लेम से, इंश्योरेंस कंपनी से मैच्योरिटी वैल्यू रिसिप्ट हो रहा है। मैच्योरिटी वैल्यू रिसिप्ट हो रहा है, साथ में इंटरेस्ट मिल रहा है, साथ में बोनस मिल रहा है। तो उस अमाउंट के बारे में अभी बात हो रहा है, एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो क्या लिखा हुआ है? एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो हो सकता है ना कोई बिजनेसमैन, कोई इंडिविजुअल का हम लोग टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उस इंडिविजुअल को इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या इस इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है? तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब इंश्योरेंस कंपनी से अगर कुछ भी इनकम हमें रिसीव हो रहा है तो उस इनकम के ऊपर कभी भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। प्रीमियम भर रहा हूं वो अलग चीज हो गया, अगर हमें मिल रहा है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, तो 3 लिस्ट बताया। कौन सा? इंडिया में अगर कोई भी एग्रीकल्चर इनकम होगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया में अगर कोई भी पार्टनरशिप से पार्टनर्स को कुछ भी शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर मिल रहा है उसके ऊपर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और तीसरा, लाइफ इंश्योरेंस करवाया और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हमें अगर पॉलिसी मिल रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू अगर रिसीव हो रहा है, इंक्लूडिंग अगर बोनस अगर रिसीव हो रहा है, मतलब जो भी पैसा रिसीव होगा उस अमाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आई थिंक ये तीनों पॉइंट क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो एक बार मेरे को रिप्लाई जरूर कर देना। हाँ अगर ये तीनों सर। पॉइंट क्लियर है तो एक बार रिप्लाई। असल में ये सारे हाँ पॉइंट्स को सर। याद रखने हैं तुम लोग। ओके, ये सारे पॉइंट्स को याद रखने हैं कि इन इनकम के ऊपर कभी भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इन इनकम के ऊपर कभी भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ये तुमको हेल्प पहुंचाएगा टैक्स कैलकुलेशन। आज हम लोग इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हें मैं पहले से प्री रेडी कर रहा हूं ताकि अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर में तुम लोग ये सवाल नहीं पूछो कि सर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर क्यों टैक्स आपने नहीं निकाला। ठीक है, ये सब सवाल तुम लोग ना पूछो, इसलिए मैं पहले से रेडी कर दे रहा हूं। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। और कौन सा इनकम? फिर बोला हुआ है इंटरेस्ट, प्रीमियम और बोनस ऑन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ये क्या है? तो देखो इसको मैं पहले रीड कर लेता हूं। एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, premium on redemption or any other payment on the notified securities, bonds, annuities, certificates, saving certificates, etc. issued by central government are exempt from tax। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है तेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, तुम चाहते हो उस पैसे से कुछ पैसे बनाया जाए, तो तुमने क्या किया? कहीं पे पैसे लगा दिए। ठीक है, कहाँ पैसे लगा दिए? तो यहाँ पे बोला हुआ है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। ये स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका भी लिस्ट जारी किया हुआ है, बुक में देखना, लिस्ट मिल जाएगा तुम लोगों को। इनकम टैक्स एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में बोलेगा नहीं, डायरेक्टली बोल देगा स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट।
तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट का लिस्ट जारी किया है। मतलब अगर तुम वहां पे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां का बॉन्ड खरीदते हो, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज खरीदते हो, गवर्नमेंट का एन्यूटी सर्टिफिकेट होता है, सेविंग सर्टिफिकेट, ये सेविंग सर्टिफिकेट एन्यूटी सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है, फिक्स डिपॉजिट टाइप का तुम बोल सकते हो, जहां पे तुमने पैसे लगाए हैं और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तुमको इंटरेस्ट दे रहा है। तो इस पूरे स्लाइड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में अगर तूने पैसे लगाए हैं, बॉन्ड्स खरीदे हैं, सर्टिफिकेट खरीदे हैं, और वहां से अगर तुमको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, वहां से कोई प्रीमियम मिल रहा है या कुछ अलग अदर इनकम अगर तुमको वहां से हो रहा है, तो उस इनकम के ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम जाकर कुछ बॉन्ड अगर खरीदते हो या सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हो, तो फिर उसके ऊपर कुछ भी अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स ले लेगा। अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसा पार्शियलिटी क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहता है कि तुम लोग गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लान्स में पैसे लगाओ, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसे को रोटेट करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे? पब्लिक से ही पैसे आएंगे। तो गवर्नमेंट असल में पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब स्कीम निकाल के रखा है। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का कोई भी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में तुम पैसे लगाओगे, वहां से अगर इंटरेस्ट मिला, कुछ भी अगर दूसरे टाइप का इनकम अगर हुआ, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है एजुकेशनल स्कॉलरशिप। तुम लोग स्टूडेंट्स हो, पता होगा तुम लोगों को कि स्कॉलरशिप क्या होता है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप क्या होता है। बहुत टाइम होता है ना ऐसा कि किसी स्कूल में या बड़े हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे देती है। इवन बहुत टाइम इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री में भी जाकर पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट भी दे सकता है या फिर कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकता है। सपोज करो टाटा ने एक स्कीम बनाया, कोई सपोज करो टाटा ने कोई कॉन्टेस्ट रखा। क्या कॉन्टेस्ट रखा? कि ये कॉन्टेस्ट जो भी जीतेगा उस बंदे को, ठीक है, उस बंदे को यूएसए में जाके एमबीए पढ़ने का मौका मिलेगा। और तुम लोगों ने क्या किया, उसका एग्जाम दिया, और सपोज करो अग्निश्वर वो एग्जाम पास आउट हो गया, ठीक है। अभी वो एग्जाम पास हो गया तो टाटा की तरफ से उसको क्या मिला, स्कॉलरशिप मिला। अब स्कॉलरशिप में क्या मिलेगा, दो तरीके में से एक तरीका हो सकता है। या तो टाटा बोलेगा कि तुम क्या होगा, डायरेक्टली यूएसए जाने का तुम्हारा टिकट हम लोग देंगे, वहां का कॉलेज का खर्चा हम लोग देंगे, वहां का रहने खाने का सारा इंतजाम हम करेंगे, फिर तुम पढ़ वढ़ के इंडिया आ जाना, वो सारा इंतजाम मैं करूंगा, पैसे नहीं दूंगा। या फिर टाटा क्या बोल सकता है कि मैं उसके लिए तुमको पैसे दे देता हूं, कितना, 50 लाख रुपए, और ये 50 लाख रुपीज लो और जाके पढ़ो, ठीक है, और तुम जाके वहां पे पढ़ाई करके आ गए। ठीक, गवर्नमेंट भी ऐसा पॉलिसीज वगैरह देता है, ठीक है, गवर्नमेंट दो या प्राइवेट दो, दोनों के बारे में। तो अगर तुमको कोई भी स्कॉलरशिप ग्रांट हुआ है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। मतलब किसी भी टाइप का स्कॉलरशिप के ऊपर, क्योंकि ये भी तो तुम्हारा एक तरह का इनकम है, तुमने क्या किया, कॉन्टेस्ट जीता है, कॉन्टेस्ट जीत कर तूने इनकम किया है, तो उस इनकम के ऊपर डाउट ये क्रिएट होगा, क्या उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना है? तो नहीं, एजुकेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर कभी भी कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लगता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये बड़ा मजे का है। पेमेंट्स टू एमपीज एमएलए। एमपीज कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सभा का मतलब पार्लियामेंट का जो भी मेंबर है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए किसको बोलते हैं? जो विधानसभा होता है ना, विधानसभा जैसे जहां पे चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है, विधानसभा में जो जीतता है उसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एमएलए से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एमपी से तुमको क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो बहुत टाइम तुम लोगों ने देखा होगा ये एमपी लोग, एमएलए लोग ना क्या करता है, वो संसद सभा में ना हल्ला चिल्ला करते रहता है, पूरा चिल्लाते रहता है, ठीक है। वो लोग क्या है, एमपी और एमएलए है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तो देखना ध्यान से, उन लोगों को भी ना पेमेंट मिलता है। अगर वो एमपी बन गया तो उसका भी उनको इनकम मिलेगा, वो अगर एमएलए बन गया तो उसको भी उनको इनकम मिलेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक।
तो बोला हुआ है फॉलोइंग इनकम्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब एमपी और एमएलए का सारा इनकम नहीं, उन लोगों को कुछ सर्टेन इनकम्स है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सारा इनकम नहीं उनका। ठीक है, क्या नंबर 1 है डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एनी कमिटी देयरऑफ, मतलब एमपी को जो भी डेली अलाउंस मिल जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेली अलाउंस? देखो एमपी और एमएलए को ना, वो जो संसद में वो लोग जो बैठते हैं ना 10 दिन 15 दिन का, वो जो होता है ना अल्लाह गुल्ला, उसके लिए भी उन लोगों को पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, पता है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो अलाउंस मिल जाए पर डे के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड डेली अलाउंस, दैट इज कॉल्ड डेली अलाउंस। इट मींस डेली अलाउंस इज द अलाउंस फॉर मीटिंग डेली एक्सपेंसेस ऑफ एमपीज एंड एमएलए, सीधा सा बात है। तो डेली अलाउंस अगर एमपी और एमएलए को मिल जाए, उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेता है। ठीक, नंबर 2, दूसरा क्या है? any other allowance received by MP under the member of parliament rules 1986। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूल्स हम लोग नहीं पढ़ना है हम लोगों को, तो अगर ये वहां के कंटेक्स्ट में मैं बताता हूं कि गवर्नमेंट अगर उस रूल्स का को फॉलो करते हुए अगर अलाउंस दे रहा है एमपी और एमएलए को, गवर्नमेंट उस रूल को फॉलो करते हुए, अब वो रूल पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, अगर इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेंशन कर देगा इट इज कंसीडर्ड एज पर रूल पार्लियामेंट एक्ट, सॉरी क्या है लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रूल्स 1986, ऐसे करके मेंशन कर देगा। ठीक है, तो उस रूल के तहत अगर कोई भी अलाउंस मिलता है तो उस अलाउंस के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता। और तीसरा क्या है? ऑल अलाउंस रिसीव्ड बाय एनी पर्सन by reason of his membership of any state legislature or any committee thereof। और जो लोग भी एमएलए बनते हैं, ठीक है, और एमएलए बन चुके हैं इसलिए अलाउंस अगर मिल रहा है, ठीक है, तो उस अलाउंस के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये पूरा स्लाइड का अगर शॉर्ट बताओ ना, तो एमपी और एमएलए को अगर कोई भी अलाउंस अगर मिल रहा है, कुछ भी अलाउंस अगर मिल रहा है, कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा पैसा, तो उस एक्स्ट्रा पैसे के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अगर हो रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा क्या पढ़ा? अगर कोई पार्टनर को पार्टनरशिप से शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड क्या पढ़ा हम लोगों ने? थर्ड पढ़ा हम लोगों ने इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का कुछ अगर पैसा मिल रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ इनकम हो रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब ये सारे एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एमपी एमएलए को कोई भी अलाउंस अगर मिल रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार रिप्लाई कर देना बेटा, इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। चलो ओके, यस सर। ओके, इन सब लिस्ट को याद रखना है। हाँ, जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय मैं डायरेक्टली बोलूंगा अरे ये इसको तो स्कॉलरशिप मिला है, ये वाला टैक्स, इस पे तो टैक्स नहीं लगेगा। अरे ये बंदा तो एमपी है, इसको अलाउंस मिल रहा है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगे, नहीं कैलकुलेट होगा। तो डायरेक्टली मैं बोलूंगा तुम लोगों को ये सारे लिस्ट क्या करने हैं, याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, ये बहुत अच्छा है, ये तो होना ही चाहिए। पेंशन टू गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होता है? जैसे जो लोग सेना वेना में होते हैं ना, उन लोग जब अच्छा मतलब अच्छे तरह से देश के लिए वॉर में क्या करते हैं ना, लड़ते हैं, तो उनको क्या मिलता है ना, गैलेंट्री अवार्ड्स मिलता है। जैसे परमवीर चक्र है, ठीक है, इंडिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। महावीर चक्र है, वीर चक्र है। तो जब ये अवार्ड मिलता है किसी सेना को, किसी सैनिक को, किसी आर्मी ऑफिसर को, तो उस मतलब वो मिलने के बाद उसको लाइफ टाइम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है, मतलब कुछ सर्टेन अमाउंट लाइफ टाइम के लिए मिलता है। इवन उसके मरने के बाद उसके फैमिली को भी मिलता है ये गैलेंट्री अवार्ड का पेंशन। ओके, तो अगर किसी बंदे को गैलेंट्री अवार्ड का पेंशन मिल रहा है तो उस पेंशन का के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। क्या लिखा हुआ है? any pension received by an individual, any pension received by an individual
who was the employee of the state government or central government and has been awarded Paramveer Chakra or Mahavir Chakra or Veer Chakra or any such gallantry award as may be specified by the government is exempt from tax. सीधी सी बात है. Okay, the pension received by the family of such an individual is also exempt from tax. अगर उसके जाने के बाद, क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड में बहुत टाइम क्या होता है, गैलेंट्री अवार्ड में बहुत टाइम क्या होता है, उसके मरने के बाद गैलेंट्री अवार्ड मिलता है. अगर मरने के बाद अगर गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा तो क्या होगा, तो सीधा सा बात है उसके फैमिली को पेंशन मिलेगा. ठीक है, तो फिर उसके फैमिली को कोई टैक्स नहीं देना, सीधा सा बात. ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड विनर को कोई पेंशन मिल जाए उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कैलकुलेट. चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. जस्ट अ मिनट, इसके स्क्रीन पे कुछ वो हो गया था. चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या है हम लोग का, ओह सॉरी, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन सर्टन केसेस. अभी कुछ सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में सिक्योरिटीज क्या होता है, जैसे बॉन्ड हुआ, डिवेंचर्स हुआ. ठीक है, इन सब जगह पे ना क्या कहते हैं ना, लोग ना पैसे इन्वेस्ट करते हैं. क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वहां से फ्यूचर में क्या मिले, इंटरेस्ट मिलते रहे, इंटरेस्ट मिलते रहे और इस इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा. तो कुछ सर्टेन केस है, क्या केस है सुन ले. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट कौन था, तुम लोग को पता होगा, पिछले चैप्टर में सिखाया था. नॉन रेसिडेंट कौन होता है, नॉन रेसिडेंट वैसा बंदा होता है जो बंदा 182 डेज इंडिया में नहीं था, या फिर 60 डेज से नीचे एज पर 661C अगर वो 60 डेज से भी अगर नीचे अगर है, ठीक है, तो वो क्या था, नॉन रेसिडेंट. तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट बंदा, मतलब इंडिया का बंदा नहीं है, इंडिया से बाहर का बंदा है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट, वो इंडिया में आके कोई सिक्योरिटीज खरीदता है, कोई बॉन्ड खरीदता है, उसको इंटरेस्ट मिल जाए. क्योंकि अगर सपोज बॉन्ड और कुछ भी खरीदेगा तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ना. वो अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इन केस ऑफ एनी एसएससी हु इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, income by way of interest on specified securities or premium on redemption of specified securities is exempt from tax. अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मिल जाए, रिडेम्पशन क्या होता है वो भी थोड़ा समझ ले. जैसे मान लो तुमने किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदा, ठीक है, मान लो तुमने रिलायंस में 1 लाख रुपीस का डिवेंचर परचेज किया, तुमने रिलायंस का 1 लाख का डिवेंचर परचेज किया, तो तुमने रिलायंस को क्या किया होगा, 1 लाख रुपीस पे किया होगा. रिलायंस ने तुमको डॉक्यूमेंट्स दिया होगा कि भैया आप हमारे कंपनी का 1 लाख डिवेंचर खरीद के रखिए. ठीक, और वो डिवेंचर क्या है, रिडीमेबल डिवेंचर है. अभी रिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है, ये टर्म होता है. टर्म क्या, जब तुमने रिलायंस का डिवेंचर खरीदा था तो रिलायंस ने बोला था कि 5 साल के बाद आपका ये 1 लाख है ना, ये मैं आपको वापस कर दूंगा. आफ्टर 5 इयर्स मैं ये 1 लाख रुपया आपको वापस करूंगा. इवन मैं 5 इयर्स तक आपको इंटरेस्ट दूंगा, टेंशन मत करो, लेकिन 5 साल के बाद आपका ये जो 1 लाख रुपया है ये वापस करूंगा. तो उसको बोला जाता है, उस केस को बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. ठीक है, या फिर रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं. तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन अगर कोई भी प्रीमियम मिल रहा है, प्रीमियम मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा, मतलब रिलायंस ने बोला कि भैया हमारे कंपनी का तुम डिवेंचर खरीद लो, और डिवेंचर खरीदने के बाद आफ्टर 5 इयर्स मैं 1 लाख रुपया वापस तो करूंगा, साथ ही साथ तुमको 20,000 रुपए 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा खुशी से. दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. तो वो प्रीमियम भी तुम्हारा इनकम है, तो प्रीमियम भी इनकम है, उस प्रीमियम के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. आई रिपीट, कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो ये दो सिचुएशन याद रखना है. नॉन रेसिडेंट अगर कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह खरीदा, या फिर कोई प्रीमियम वगैरह सिक्योरिटीज खरीदा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, या फिर कोई प्रीमियम मिला, उस प्रीमियम और इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन याद रखना वो नॉन रेसिडेंट बंदा होना चाहिए, क्योंकि नॉन रेसिडेंट का भी स्टोरी था. अगर नॉन रेसिडेंट बंदा इंडिया में इनकम करता है तो उस इनकम के ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा. इंडिया में इनकम करता है तो ये इंडिया में ही इनकम हो रहा है, याद रखना. ये बाहर का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये इंडियन कोई कंपनी दे रहा होगा. ओके, तो इंडिया में वो इनकम किया तो उसे तो टैक्स देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोल के रखा है कि चलो इंटरेस्ट और प्रीमियम को छोड़ देते हैं.
इंटरेस्ट और प्रीमियम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं फॉरेन अलाउंस। सर फॉरेन अलाउंस क्या है? हाँ, कोई कुछ बोला सर था? आपने 8 नंबर नहीं करवाया था, फैमिली पेंशन से रिलेटेड जो था। अच्छा, ये मेरा स्किप हो गया था, सॉरी, मैं थोड़ा सा जंप हो गया था। चलो कोई बात नहीं, 8 नंबर। चलिए, फैमिली पेंशन अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। फैमिली पेंशन अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। फैमिली पेंशन क्या है? सीधा सा बात है, फैमिली पेंशन सपोज मैं हूं, मेरे बाद क्या हुआ, अगर मान लो मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में हूं और मेरे को पेंशन मिल जाए। वैसे 2012 के बाद पेंशन बंद हो चुका है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको आज भी पेंशन मिल रहा है। ठीक है, तो सपोज करो किसी बंदे को पेंशन मिल जाए या फिर उसके फैमिली को पेंशन मिल जाए। तो सपोज करो मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मुझे पेंशन मिल रहा है और मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को पेंशन मिल रहा है। ठीक, अब वो फैमिली का पेंशन जो मिल रहा है, फैमिली के लिए इनकम है। फैमिली मतलब वाइफ हो सकती है, ठीक है, जनरली वाइफ को ही मिलता है, और किसी किसी केस में बच्चों को भी पेंशन मिलता है। ठीक है, तो अगर फैमिली पेंशन अगर मिल रहा है तो कुछ सर्टन सिचुएशंस है, जिन सिचुएशन में फैमिली पेंशन के ऊपर भी टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फैमिली पेंशन भी एक टाइप का इनकम है, याद रखना। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं हूं, मेरे बाद मेरी वाइफ को अगर पेंशन मिल रहा है 10,000 पर मंथ करके, तो 10,000 उसका इनकम है, मेरे बदले मिल जाए लेकिन उसका इनकम है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो or children or legal heir of a member of armed force, including paramilitary force of the union, where the death has occurred during the course of operation duties in the specified circumstances as specified by Central Board of Direct Taxes, will be exempt from tax। मतलब क्या है, सपोज करो कोई विडो है या उसका बच्चा है, कहां से, आर्म्ड फोर्स से। आर्म्ड फोर्स किसको बोलते हैं? आर्म्ड फोर्स बोलते हैं जो लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं, जैसे आर्मी वाले हुए, बीएसएफ वाले हुए। पैरामिलिट्री कौन हो गया, जैसे सीआरपीएफ वगैरह, ये पैरामिलिट्री है, मिलिट्री में नहीं है लेकिन मिलिट्री के जैसा ही है। ठीक है, तो जो लोग मिलिट्री में है या फिर मिलिट्री के जैसा जगह पे काम कर रहा है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी, ठीक है, मतलब उन लोगों का ड्यूटी, रिटायरमेंट से पहले अगर डेथ हो गया, रिटायरमेंट से पहले डेथ हो गया, तो फिर पेंशन मिल रहा है, उस पेंशन के बारे में बात हो रहा है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद अगर डेथ होने से कोई पेंशन मिलता नहीं है, ठीक है, वो पेंशन। और अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, ये क्या करता है ना, टैक्सेस को रेगुलेट करता है। जैसे सेबी क्या करता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को रेगुलेट करता है इंडिया का, वैसे सीबीडीटी क्या करता है, टैक्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस, और उसने भी अप्रूवल दे दिया। ठीक है, उसने भी अप्रूवल दे दिया, तो फैमिली पेंशन मिला है, ठीक है, किसी को, बच्चों को या विडो को। कब मिला है, किसके वजह से मिला है, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले डेथ हो गया था, और सीबीडीटी ने अलाउ कर दिया, अप्रूव कर दिया कि हाँ ये सच में एकदम जेन्युइन केस है। तो इस केस में फैमिली पेंशन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसमें फैमिली पेंशन के ऊपर कभी भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बाद में एक बार रिकॉल करूंगा, पहले मैं फटाफट सबको बताता हूँ। अभी आते हैं नंबर 10, 9 तो हो चुका था हम लोग का। नंबर 10 क्या है, फॉरेन अलाउंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन अलाउंसेस? देखो मैं पहले पढ़ देता हूं। एनी अलाउंस और परक्यूजिट पेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये क्या हुआ भाई? अच्छा एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडिया से बाहर इंडिया के लिए काम करते हैं? पता है किसी को? गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडिया से बाहर इंडिया के लिए काम करते हैं? एक एग्जांपल दे सकते हो? सर वीसा। वीजा, वीजा मतलब इंडिया में या इंडिया से बाहर? सर मतलब इंडिया में अगर कोई आना चाहता है तो वीजा, जो जो इंडियन वीजा होगा वो तो आउटसाइड कंट्री में ही होगा ना। हाँ, अब इसको मैं टेक्निकली वर्ड बताता हूँ। इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी बोलते हैं उसको। जैसे सपोज करो यूएसए में कोई इंडिया में आना चाहता है, यूएसए से, ओके, अभी इंडिया में आना चाहता है तो इंडिया का वहां पे एम्बेसी खोला जाता है। ठीक है, मतलब जिसका काम होता है वीजा वगैरह देना, मतलब यूएसए से कोई इंडिया आना चाहता है तो वो लोग क्या करेगा, वीजा क्लियर करेगा। ठीक है, दूसरा बात ये कि इंडियन लोग यूएसए में है,
तो उन लोगों के साथ ना यूएस गवर्नमेंट कोई मतलब क्या हो ना जाति ना कर दे, मतलब उन लोगों के ऊपर कोई टॉर्चर वगैरह ना हो, इसके लिए वहां भी क्या है इन मतलब यूएसए में इंडियन एम्बेसी है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे अफगानिस्तान में तुम लोग अभी जानते होंगे कि अभी भी हो रहा है, अफगानिस्तान से बहुत सारे इंडियंस को इंडिया लाया जा रहा है। तुम लोग जानते हो इस बात को, ये न्यूज को? हाँ सर। हाँ सर। तो ये कैसे जाया जाए, वहां तो तालिबान वगैरह कैप्चर कब्जा करके रखा हुआ है, फिर कैसे जा रहा है? तो वहां पे इंडियन एम्बेसी जो है ना, वो लोग ने देखा कि ये तो तालिबानी लोग अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, फिर तो ये बहुत सारा आतंकवाद वगैरह फैलाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग जितने भी इंडियन है अपने देश ले जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट को बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है। अब क्या बोला इंडिया गवर्नमेंट ने, वहां पे बोला एम्बेसी वालों को कि वहां पे अरेंजमेंट करो, यहां से मैं फ्लाइट भेजता हूं। तो वो लोग वहां पे होस्टिंग कर रहा है और सबको एक एक करके भेज रहा है, सबको एक एक करके भेज रहा है, सबको एक एक करके भेज रहा है। तो असल में ये लोग ना राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। तो हर एक देश में हर एक देश का एम्बेसडर होता है। तो उस इंडियन एम्बेसी में जो लोग भी काम कर रहे होंगे ना, उनका सैलरी कौन दे रहा है? उनका सैलरी इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है। वैसे ही अफगानिस्तान का एम्बेसी इंडिया में भी है। इंडिया का एम्बेसी यूएसए में है, वैसे यूएसए का एम्बेसी इंडिया में है। इंडिया का एम्बेसी तुम्हारा चाइना में है, तो चाइना का एम्बेसी इंडिया में भी है। तो हर एक देश में एम्बेसी होते हैं, ठीक है। और वहां पे जो भी ऑफिशियल्स काम करते हैं वो सारे ऑफिशियल्स होते हैं, कौन से? वो सारे ऑफिशियल्स का पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। तो उन लोगों के बारे में बात हो रहा है, उन लोगों के बारे में बात हो रहा है, याद रखना, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है? एनी अलाउंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाउंस? फिर से बताता हूं, कुछ अगर एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, जैसे फॉरेन कंट्री में रह रहा है, सपोज यूएस में रह रहा है, तो यूएस में इंडिया के कंपैरिजन में यूएस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग मैं बोलूं तो वो 10 to 15 टाइम्स ज्यादा है। मतलब जो खर्चा तुम लोग अगर 15,000 में खाना पीना अगर हो जाता है, तो वहां पे 15,000 में नहीं होगा खाना पीना। वहां लगभग समझ लो कि 1.5 रुपया का खर्चा है महीने का खाने पीने में। इतना खर्चीला है, पैसे भी लोग कमाते हैं लेकिन खर्चीला भी है। तो क्या करते हैं ना गवर्नमेंट, अब यहाँ के हिसाब से तो सैलरी नहीं दे सकते हैं। वहां पे अगर यूएसए में अगर रह रहा है तो यूएसए के हिसाब से सैलरी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है ना, उसको बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं। यूएसए का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड अलाउंसेस। एक्स्ट्रा अमाउंट कैश में मिलता है या फिर अकाउंट में जाता है, जो भी हो, ठीक है, वो उसको बोलते हैं अलाउंस, ओके। और परक्यूजिट क्या है? परक्यूजिट मीन्स होता है फैसिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटी? सपोज करो किसी बंदे, जैसे मान लो तुम लोग जानते हो ना रेलवे क्वार्टर्स होते हैं, रेलवे क्वार्टर्स। रेलवे क्वार्टर्स में क्या होता है? रेलवे क्वार्टर्स में क्या होता है? सपोज करो तुम लोगों में से किसी को, मान लो मैंने अरिजीत का एग्जांपल लिया। अरिजीत एक रेलवे एम्प्लॉय बन गया, ठीक है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन गया रेलवे का। तो अरिजीत के पास ना मान लो रहने के लिए घर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उसको फ्री क्वार्टर दिया, फ्री क्वार्टर दिया, जिसके लिए गवर्नमेंट पैसे नहीं ले रहा है। तो अरिजीत का कुछ ना कुछ तो पैसा बचा। सपोज अरिजीत अगर रूम रेंट लेके अगर रहता, तो उसको 5,000 रुपए का खर्चा होता, रेंट का 5-10 हजार रुपए का खर्चा होता। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, फ्री में घर दे दिया, तो फिर उसका 5-10 हजार रुपया खर्चा सेव हो गया। दैट इज ऑल्सो इनकम। इसी को बोलते हैं परक्यूजिट, मतलब बेनिफिट्स देना। किसी को घर मिलता है फ्री में, किसी को कार मिलता है, आईएएस ऑफिसर वगैरह हुआ, सपोज करो हायर लेवल के जो लोग पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं, हायर लेवल के मिलिट्री ऑफिशियल्स जो लोग होते हैं, एमपी वगैरह जो लोग होता है, एमएलए वगैरह जो लोग होता है, इन लोगों को कार वगैरह जो मिलता है, लाल बत्ती वाला गाड़ी, ये सब तो फ्री में मिल रहा है ना। जब तक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, जब तक काम करोगे तब तक उसको यूज कर सकते हो। तो इन सब चीज का बेनिफिट को अगर मॉनेटरी टर्म में हम लोग बोले तो उसको बोलते हैं परक्यूजिट्स। तो वापस से आते हैं, कैश अगर मिल रहा है तो अलाउंस, फैसिलिटी अगर मिल रहा है तो परक्यूजिट्स। तो कोई भी इंडियन ऑफिशियल जो इंडिया के बाहर इंडिया के लिए काम कर रहा है और उसको अलाउंस दिया जा रहा है एंड परक्यूजिट्स अगर दे रहा है कौन? गवर्नमेंट। तो उस अलाउंस एंड परक्यूजिट्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लेता है इंडियन गवर्नमेंट। बोलता है कि ये अलाउंस और परक्यूजिट तो तुम्हारा क्या कर रहा है, तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए दिया जा रहा है, इस इनकम के ऊपर हम लोग कोई टैक्स नहीं लेंगे। नहीं तो फिर तो क्या हो जाएगा, सपोज जितना ज्यादा अलाउंस मिलेगा उतना ज्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बेचारे लोगों का फायदा क्या हुआ, खाक यूएसए में अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर ही नहीं पाएगा,
ठीक है, अफगानिस्तान में चलो कर ले, लेकिन यूएसए में तो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरेन अलाउंसेस। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा यहां तक, एक बार रिप्लाई कर देना। यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छा, एक्चुअली मेरे को ब्रेक चाहिए होता तो पानी पीने के लिए, समझे? इसीलिए मैं तुम लोग को भी बोलता हूँ रिप्लाई करने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। अभी बोलो लोकल अथॉरिटी क्या है बेटा? लोकल अथॉरिटी मतलब कोई बताएगा एग्जांपल एक लोकल अथॉरिटी का? सर म्यूनिसिपैलिटी। बहुत अच्छे, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, ये सारे क्या है? लोकल अथॉरिटी है। ये लोकल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, सपोज करो अगर तुमको ना कोई प्रॉब्लम अगर होता होगा ना, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करते होगे? अपने इलाके का वार्ड काउंसलर या फिर पंचायत का जो हेड होता है उसके पास जाते होगे। तो ये ना चीफ मिनिस्टर हमके पास जाते हैं, हम लोग नहीं जाते, उन लोग के पास ही जाते हैं, क्योंकि लोकली उन लोग ही हैंडल करते हैं। तो क्या है इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी? मतलब क्या म्यूनिसिपैलिटी का कोई इनकम हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? सपोज करो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक बिल्डिंग था, ठीक है, उस बिल्डिंग को का कोई यूज नहीं हो रहा था, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक लैंड था, उस लैंड का कोई यूज नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा कि इस लैंड को रख के फायदा नहीं है, इस लैंड को क्या करते हैं? बेच देते हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दिया और उस इनकम को दूसरी जगह यूटिलाइज किया, जो उस पैसे को दूसरी जगह यूटिलाइज किया। और क्या हो सकता है? जैसे बताता हूँ, तुम लोग सपोज बहुत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर का सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई के लिए पैसा लेता है, बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पैसे लेते हैं, बहुत टाइप का छोटे छोटे टैक्स वगैरह लेते हैं, जैसे रेसिडेंशियल टैक्स वगैरह लेता है, ये सारा उनका इनकम है, ये सारा क्या है? उन लोगों का इनकम। ओके, तो इनकम वो लोग भी इनकम करते हैं और उनका इनकम के ऊपर भी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को नहीं छोड़ा है, सबको ले लिया है। ओके, तो फॉलोइंग इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, जैसे ये लोकल अथॉरिटी का कैलकुलेशन ना तुम लोगों को नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना जरूरी समझा। तो बोला हुआ है फॉलोइंग इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी लाइक पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और कैंटोनमेंट बोर्ड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। विच टाइप ऑफ इनकम? तो देखो ये बोला हुआ है नंबर ए, इनकम बाय वे ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, बहुत टाइम क्या करता है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी करता है क्या? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं और रेंट पे दे देता है। ठीक है, रेंट पे देता है। अच्छा, तुम लोगों को पता है ये हम लोग का कोई सिलीगुड़ी में जंक्शन में देखा है? जंक्शन में जो बस स्टैंड है, बस टर्मिनस, जहां से बस वगैरह जाता है, आया है कभी? हाँ सर। हाँ उसके सर। अंदर बहुत सारा दुकान वगैरह है, देखा है? शॉप हाँ वगैरह सर। है। जिस मार्केट को बोलते हैं SJDA मार्केट, SJDA मार्केट। हाँ, वो मार्केट को ना एक्चुअली लोकल लेवल पे हैंडल किया जाता है, असल में वो स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, उसके ऊपर भी ना वो लोग क्या करते हैं? टैक्स लेते हैं। जैसे और एक एग्जांपल बताता हूँ, जंक्शन में ना बहुत सारा बिल्डिंग्स तुम लोगों ने देखा होगा, विश्वदीप सिनेमा हॉल के ऑपोजिट में। ठीक है, किसी ने देखा होगा तो बताना, बहुत सारा बिल्डिंग्स है। ठीक है, वो बिल्डिंग्स के अंदर ना बहुत सारा रूम्स वगैरह है, दुकान वगैरह दिया हुआ है, भाड़े पे चल रहा है। वो सारा पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाता है, सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। इसका मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी घर भाड़ा लगा के इनकम करता है, रूम भाड़ा लगा के इनकम करता है। हाँ करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी पैसे चाहिए छोटे छोटे डेवलपमेंट करने के लिए। कैपिटल उसको वो जो रेंटल इनकम हुआ, उस इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी बेचा, प्रॉपर्टी बेचा, वहां से कुछ इनकम हुआ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कहीं से कोई डोनेशन मिल गया, कहीं से कोई हेल्प मिल गया, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये सारे इनकम के ऊपर और लोकल अथॉरिटी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि लोकल अथॉरिटी ये सारे पैसे इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं ताकि अपने इलाके में लोगों को बेटर सिचुएशन में ला सके, अच्छा अच्छा फैसिलिटी दे सके, रोड वगैरह ठीक कर सके। ठीक है, छोटे छोटे नाला वगैरह ये सब बना सके। ये सब चीज तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है। सपोज नदी में बाढ़ आ गया, 2-4 घर डूब गया, उन लोगों का हेल्प कर दिया जाए, ये सब सारा काम कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत वगैरह। बी में क्या है? इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रेड और बिजनेस ऑफ सप्लाइंग अ कमोडिटी और सर्विसेज एक्सेप्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी विद इन इट्स ओन
जुरिस्डिक्शन मतलब अपने जुरिस्डिक्शन में वो अगर कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहा है, लोकल अथॉरिटी कोई भी चीज का, ठीक है। जैसे लोकल अथॉरिटी क्या कर सकता है, बहुत टाइम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिफरेंट टाइप का जैसे बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत में मैंने देखा है ये चीज, वो जो हैंड पंप होता है ना, जहाँ पे पानी गिरता है पानी के लिए, हैंड पंप जिसे हाथ से करते हैं हाँ और सर, पानी हाँ। निकलता है, तो वो सब ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो भी बेचता है, पता है, वो सब बेचता है। हाँ, मिनिमम कॉस्ट पे बेचता है, बहुत कम खर्चा पे, ठीक है, लेकिन वो भी बेचता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, तो अगर कोई सेलिंग कर रहा है, कुछ ट्रेडिंग अगर कर रहा है, तो उस ट्रेडिंग के ऊपर जो इनकम होगा उस इनकम के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। और लास्ट में क्या है, इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी विद इन और आउटसाइड इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई इनकम कर रहा है या फिर वाटर सप्लाई से कोई इनकम कर रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन शॉर्ट में बताऊं तो 99.99% केस में मैंने आज तक देखा नहीं है, एक्सेप्शनल के लिए मैंने 0.01% ले लिया, सभी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसे अपना इनकम कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को दिखाना जरूरी है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना जरूरी है कि भैया मैंने इस साल इतना इतना इनकम किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख लेगा, चेक करेगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज देगा और बोलेगा जाओ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन सबमिट करना पड़ेगा, डिटेल करना पड़ेगा, इसीलिए उसका इनकम के बारे में कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। ओके, चलिए आते आगे। इनकम ऑफ ए म्यूचुअल फंड। आज के डेट में म्यूचुअल फंड के बारे में सब लोग जानता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, किसी को आइडिया है म्यूचुअल फंड के बारे में? म्यूचुअल फंड है क्या असल में? चलो, कोई आइडिया नहीं है। म्यूचुअल फंड नाम से ही पता चल रहा है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जैसे शेयर मार्केट वगैरह में, अगर मान लो तुमने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, रिलायंस पे पैसा लगाया, तो सपोज रिलायंस अगर ऊपर गया तो तुम्हारा इनकम भी ऊपर हुआ, अगर रिलायंस का शेयर अगर नीचे हो गया तो तुम्हारा इनकम भी नीचे हो गया, क्योंकि तुम एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। जैसे रिलायंस का मुकेश अंबानी है, तो एक और हुआ करता था अनिल अंबानी, जो आज के डेट में इंसॉल्वेंट हो चुका है। 2002 में अनिल अंबानी और 2007 में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने बंटवारा किया। मुकेश अंबानी आज दुनिया का टॉप 10 लोगों में आता है, एशिया का सबसे अमीर आदमी है, और अनिल अंबानी जिसको 50% हिस्सा मिला था 2007 में, $45 मिलियन था, आई थिंक सो, मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वो आज के डेट में इंसॉल्वेंट हो चुका है। ठीक है, क्यों पता है, क्यों पता है ये तुम छोड़ दो, वो टॉपिक के ऊपर तो बात नहीं करना है। तो मान लो अगर हमने अनिल अंबानी के कंपनी में अगर पैसे लगाए होते तो आज के डेट में हमारा भी सारा पैसा डूब चुका होता, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक कंपनी के ऊपर डिपेंड। तो एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करना रिस्की है। अगर वो कंपनी ऊपर जाता, जबरदस्त इनकम, नीचे गया डूब गया पैसा। इसीलिए सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 के हिसाब से एक कंसेप्ट लाया। क्या कंसेप्ट लाया कि छोटे छोटे ना म्यूचुअल फंड बनाते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड खरीदा, मतलब तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ पैसे लगाए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको क्या करता है, उस पैसे को ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, तो कोई कंपनी ऊपर जाएगा तो दूसरा कंपनी नीचे आएगा, या नीचे आएगा तो ऊपर। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इंडिया का सारा कंपनी नीचे गिर गया। जैसे कोरोना के टाइम में भी अगर सपोज एजुकेशन लाइन, एजुकेशन इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डाउन हुआ था, तो मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ऊपर गया था। ठीक है, हमेशा याद रखना, इंडस्ट्री जो है ना, पूरा इंडियन मार्केट, कोई कोई सेक्टर अगर डाउन होता है तो दूसरा सेक्टर ऊपर जाता है। तो एसबीआई क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। कहीं अगर लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह प्रॉफिट हो रहा होगा, और उन्होंने इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाया कि अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअली बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। तुमने नहीं किया, तुमने स्टेट बैंक में ही किया है, लेकिन स्टेट बैंक ने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे किया है। अब सीधी सी बात है, हम लोगों ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्यों पैसे लगाए, कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, वहां से कुछ इनकम हो जाए, इसीलिए तो हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं ना। तो अगर आज के दिन, और गवर्नमेंट भी चाहता है कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, इसीलिए गवर्नमेंट बोल रहा है
कि एनी इनकम of the following mutual fund is exempt from tax. A mutual fund registered under Security and Exchange Board of India Act 1992 or the regulation made thereunder. Number B, any other mutual fund set up by the public sector bank or public financial institution or authorized by RBI. मतलब RBI ने रेगुलेट पास कर दिया या फिर सेबी ने पास कर दिया या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये लोग अगर कोई भी टाइप का म्यूचुअल फंड अगर बेच रहा है, ठीक है, तो उस म्यूचुअल फंड से आपको जो भी इनकम होंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर म्यूचुअल फंड, सपोज करो मैं एक टीचर हूं, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा वहां से इनकम आ सकता है, तो मेरा टीचिंग इनकम भी हो रहा है, म्यूचुअल फंड से भी इनकम हो रहा है। सपोज करो तुम लोगों में से कोई एक बंदा जॉब कर लिया, सैलरी कर लिया, जॉब कर लिया, तो जॉब से इनकम हो रहा है, तो वो तो म्यूचुअल फंड खरीद ही सकता है ना, वहां से भी उसको इनकम होगा। कोई बिजनेस कर रहा है तो भी वो म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकता है, वहां से इनकम होगा। तो हर सिचुएशन में म्यूचुअल फंड आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में से अगर कोई भी इनकम हो रहा है, उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लेता है, कोई भी टैक्स नहीं लेता है। ओके, तो ये हमारे 12 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। क्या ये समझ में आया सबको? एक और ब्रेक लेता हूं। हाँ सर। यस सर। यस सर। चलिए, Yes, बहुत sir. अच्छे, बहुत यस सर। बहुत अच्छे। अब और सिर्फ 3 4 5 है, 3 4 है, उसको करके खत्म। एक्चुअली इसका लिस्ट अगर मैं जाऊं तो बहुत बड़ा लिस्ट है, तो जो जो इंपॉर्टेंट लिस्ट मुझे लग रहा था वो सब लिस्ट मैंने, जो लिस्ट मुझे लग रहा था या तो एग्जाम में आएंगे या फिर तुम लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है, एग्जाम पर्पस के लिए जानना जरूरी है, वो सब चीजों का मैंने लिस्ट लेकर आया। चलिए, अभी आता है इनकम्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस कौन होते हैं? ट्रेड यूनियन होते हैं, तो जैसे मान लो सिलीगुड़ी में है, हर एक जगह पे होता है, जैसे हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन, क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ट्रेड यूनियंस होते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रेड यूनियन अगर कोई इनकम कर रहा है, कैसे इनकम कर रहा है? सपोज करो एक ट्रेड यूनियन ने, सपोज सिलीगुड़ी में एक क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन है, उसने क्या किया, एक भवन बना लिया। भवन होता है ना शादी वादी के लिए, एक भवन बना लिया। उस भवन में क्या करते हैं, लोग आते हैं, बुक करते हैं, 50-60 हजार लाख रुपया देते हैं, और देने के बाद फिर क्या करते हैं, शादी वादी करके निकल जाते हैं। तो उस ट्रेड यूनियन का इनकम हो गया वो। तो अगर कोई भी ट्रेड यूनियन इनकम कर रहा है तो उस इनकम के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन कैसा इनकम होना चाहिए? देख, एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि प्रेमिसेस वगैरह, भवन वगैरह का भाड़ा, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिफरेंट टाइप का डोनेशन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, ऑफ अ ट्रेड यूनियन registered under the Trade Union Act 1926, formed for the purpose of regulating the relationship between workmen and employers, or between workmen and worker होगा, सॉरी यहाँ पे, is exempt from tax। मतलब ये शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो सीधी सी बात है, ट्रेड यूनियन किसी भी टाइप का इनकम करे, बेसिकली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर इनकम करे तो उस ट्रेड यूनियन के इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इनकम ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस फंड। तुम लोगों ने एम्प्लॉयज इंश्योरेंस फंड सुना है किसी ने? अच्छा, ईएसआई सुना है? ईएसआई सर ईपीएफ सुना है। ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, वो अलग चीज हो गया। ईएसआई होता है जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं ना, सपोज करो तुमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का WBPSC पास कर लिया और तुमको जॉब मिल गया। अब तुम अगर बीमार हो जाओगे, तुम्हारा कोई मेडिकल सिचुएशन आ गया या तुम्हारे फैमिली का मेडिकल सिचुएशन आ गया या किसी का भी आया, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, तुमको फ्री में इलाज करवाता है। ठीक है, उसी को बुलाता है ईएसआई। तो फ्री में इलाज कराया तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे बचे या नहीं बचे? तो वो तुम्हारा इनकम है। अगर मान लो तुमको तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल 1 लाख होना चाहिए था और वो 1 लाख गवर्नमेंट का ईएसआई से अगर कट गया, गवर्नमेंट का ईएसआई, गवर्नमेंट का इंश्योरेंस का पैसा तुमको अगर मिला, तो उसको बोलते हैं, मतलब इन शॉर्ट बोलो, तुम बीमार हो गए और तुम्हारा ट्रीटमेंट कौन करवा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट करवा रहा है। तो ये भी एक टाइप का तुम्हारा इनकम है, क्योंकि पैसे बच रहे हैं भाई।
तो इस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब एनी इनकम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड सेट अप अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारे गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए कुछ इनकम का प्रोविजन किया थ्रू ईएसआई, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। कैपिटल गेन का मतलब है अगर कोई प्रॉपर्टी को सेल करते हो, कोई प्रॉपर्टी को सेल करते हो, एसेट को बेचते हो, जमीन बेचा, गाड़ी बेचा, घर बेचा, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी सेल। तो अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो तो वहां से अगर कोई इनकम आता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अब क्या बोला हुआ है? कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में ये भी एक टाइप का तुम समझ सकते हो, बॉन्ड होता है, या फिर तुम गवर्नमेंट ने यूटीआई निकाला था 1964 में निकाला था यूटीआई, लोगों को स्कीम दे रहा था कि आप यूटीआई में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। तो बहुत लोग पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं और आज भी उन लोगों के पास यूटीआई है। ठीक है, क्या पापा का यूटीआई था, हमारे पास पड़ा हुआ है। तो वो यूटीआई एक टाइप का सिक्योरिटीज तुम लोग समझ सकते हो। वो यूटीआई को तुम लोगों ने सेल किया, और गवर्नमेंट को सेल होता है असल में, पब्लिक को नहीं बेच सकते यूटीआई। गवर्नमेंट को सेल किया और गवर्नमेंट ने उसके बदले पैसे दिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था 1964 के हिसाब से। ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी इनकम होगा वो उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। मतलब सीधा सा बात, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या लिखा हुआ है? एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर of units of unit trust scheme 1964 is exempt from tax provided that transfer takes place after 1st April 2000। लेकिन याद रखना 1 अप्रैल 2002 के बाद सेल करना पड़ेगा। पहले अगर सेल कोई किया होगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं उसके ऊपर टैक्स लगा होगा, उसके ऊपर टैक्स लगा होगा। और अभी 2021 आ गया तो तुमको डायरेक्टली 2021 के बारे में सोचना है कि 2021 में अगर बेचना है उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं। ओके, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये मिल जाएंगे। एक्चुअली ये मेरा मिस हो गया था स्लाइड बनाते एक टाइम में ना, ये एक्चुअली मैंने 2 नंबर में डाला था, किसी रीजन से पीछे आ गया तो मैंने इसको पीछे ही छोड़ दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी होता है जैसे रिलायंस डोमेस्टिक कंपनी है, इंडिया का कंपनी है। टाटा इज ऑल्सो डोमेस्टिक कंपनी, बट अमेजन इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, ये फॉरेन कंपनी। समझ में आ रही हो? फ्लिपकार्ट इज अ डोमेस्टिक कंपनी। ओके, तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी में तुमने शेयर्स खरीदा है, क्यों खरीदा है? पैसे कमाने के लिए, और उस शेयर से तुमको डिविडेंड मिल रहे हैं, तो वो डिविडेंड तुम्हारा इनकम होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी में पैसे लगाओगे, शेयर्स खरीदोगे और उससे कोई इनकम मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो उस डिविडेंड के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सिंपल सा बात, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थोड़ा मजेदार है। ठीक है, बेसिकली यहां से क्वेश्चन कम ही आएगा लेकिन थोड़ा मजेदार है। इनकम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी है ना, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुत सारे पार्टीज है। अगर वो पार्टी का कोई इनकम अगर होता है, ठीक है, उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। आप बोलोगे सर क्या पॉलिटिकल पार्टी का भी इनकम होता है? तो इतना तो तुम लोगों को पता होगा कि वो लोग भी पैसे कमाते हैं। कैसे? तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम अर्न बाय अ पॉलिटिकल पार्टी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कौन सा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग भाड़े पे लग रहा है, कैपिटल गेन, पॉलिटिकल पार्टी का जमीन था उसको बेच दिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पॉलिटिकल पार्टी को डिफरेंट टाइप का डोनेशंस मिला, अदर सोर्स। या फिर एनी इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मतलब होता है कोई बंदा अचानक से जब पार्टी में एंटर करता है तो उसको बहुत टाइम पार्टी में पैसे भी देने पड़ते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अगर तुम अचानक से बिजनेस में आओगे तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा।
तभी हम तुमको अपने बिजनेस, अपने पार्टी में लेंगे, सॉरी बिजनेस बोल दिया, अपने पार्टी में। तो इस सब टाइप का जो इनकम होता है पॉलिटिकल पार्टी का, ये सारे पूरी तरह से एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज्यादा झमेला हो सकता है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस बता, क्या? फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन द पॉलिटिकल पार्टी नीड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब कोई भी इनकम अगर हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी को फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्यों कंडीशन आया? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का बनाना, इनकम के लिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाया जाता है, जो उसका इथिक्स बोलता है। आज के डेट में सब पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन जो इथिक्स बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टी सोशल सर्विस के लिए बनाया जाता है, देश चलाने के लिए बनाया जाता है, स्टेट का डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ कंडीशन दिखाना पड़ेगा। क्या कंडीशन? नंबर 1, द पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स सो एज टू एनेबल the assessing officer to calculate the amount of income of the political party therefrom। मतलब उसको भी अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। व्हाई? ताकि असेसिंग ऑफिसर, हु इज असेसिंग ऑफिसर, जो इनकम टैक्स का ऑफिसर आकर चेक करेगा कि क्या सही है या गलत है, उसको समझ में आना चाहिए। इतना तो चीज तुमको लिखना पड़ेगा अकाउंट्स में। दूसरा, the political party maintains the record of each voluntary contribution in excess of 10,000 and the name and address of each person who has made such contribution। सपोज करो जो भी बंदा पार्टी में आ रहा है, अगर उसका कंट्रीब्यूशन 10,000 से ज्यादा है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा कि ये बंदा है कौन, ठीक है, ये बंदा है कौन। 10,000 से नीचे वाले को नहीं भी लिख सकते, ठीक है। और तीसरा, द अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर ऑडिटेड बाय अ चार्टर अकाउंटेंट। और चार्टर अकाउंटेंट उसको देखकर सर्टिफिकेशन दिया हुआ होना चाहिए कि हाँ सर भैया सब कुछ ठीक है, ठीक है। क्यों? बाई चांस कुछ भी फ्रॉड होगा तो वो चार्टर अकाउंटेंट को पकड़ेगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो चार्टर अकाउंटेंट पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा सा ध्यान से ही हाथ डालता है, ओके। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तभी जाके पॉलिटिकल पार्टी का इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। एक बार शुरू से 2 मिनट में रिकॉल मारता हूं, 2 मिनट में मैं रिकॉल मारता हूं शुरू से, ठीक है। थोड़ा सा मैं जाता हूं पीछे से, आता हूं। एक्चुअली 17 जो है ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, टोटल 30-40 मेन लिस्ट है, लेकिन वो सब चीज बहुत इधर उधर का चीज दिया, बहुत हाई लेवल का चीज दिया हुआ है। मास्टर्स वगैरह में जब टैक्स को लेकर तुम लोग फर्दर स्टडी करोगे तो वहां पे ये सब चीज आएंगे, अभी जरूरत नहीं। पहला क्या है, इंडिया में अगर कोई भी टाइप का एग्रीकल्चर इनकम होगा फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर तुम पार्टनरशिप फार्म का पार्टनर हो तो तुमको अगर प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर तुमने इंश्योरेंस कराया है और इंश्योरेंस का मैच्योरिटी के बाद तुमको पैसा मिल रहा है, पॉलिसी वैल्यू मिल रहा है या फिर बोनस मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड लिस्टेड सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, एन्युटी सर्टिफिकेट या सेविंग सर्टिफिकेट में अगर तुमने पैसे लगाए हैं, वहां से कोई भी इनकम अगर मिल रहा है इंटरेस्ट में या प्रीमियम में या कोई भी अदर पेमेंट, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर तुमको कोई भी टाइप का एजुकेशनल स्कॉलरशिप अगर मिल रहा है, लेकिन याद रखना उस पैसे को एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा, हाँ याद रखना। स्कॉलरशिप मिल गया लेकिन उस पैसे को तुमने दूसरी जगह यूज कर दिया तो फिर एग्जाम्प्ट नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा। बहुत टाइम पैसे भी वापस ले लेते हैं। तो एजुकेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। एमपी और एमएलए को कुछ भी अगर अलाउंस अगर पे हो रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कोई गैलेंट्री अवार्ड विनर है, उसको किसी भी टाइप का पेंशन मिल रहा है ड्यू टू गैलेंट्री अवार्ड विनिंग सिचुएशन, उसको कोई भी पेंशन मिल रहा है, उस पेंशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर उसके फैमिली को ये पेंशन मिल रहा है तो उसके फैमिली को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फैमिली पेंशन अंडर सर्कमस्टेंसेस, जैसे कोई आर्म्ड ऑफिसर है, विडो है, आर्म्ड ऑफिसर है या पैरामिलिट्री ऑफिसर है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी अगर उसका डेथ हो गया तो उसको उसके क्या होगा, उसके फैमिली को पेंशन मिलता है, तो उस फैमिली पेंशन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसको अप्रूव करके दे दे कि हाँ ये सब कुछ जेन्युइन केस है, ओके, तो फैमिली को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन सर्टेन केसेस, कुछ बोल रहा था कोई?
ये सर मतलब ये जो पिछले वाले स्लाइड में ये जो सर पेंशन जो मिल रहा है, ये क्या मतलब अगर जिस मतलब जो मतलब जिसके फैमिली को मिल रहा है, मतलब जो हाँ। पैरामेडिकल फोर्स में जो वर्क कर रहे थे वो मतलब नौकरी के दौरान मर जाए तब तभी क्या मतलब हाँ, इनकम टैक्स नहीं लगता? उसके बाद नहीं, अगर मान लो रिटायर्ड हो गया फिर डेथ हुआ तो पेंशन मिलेगा ही नहीं। और अगर सपोज करो कोई गवर्नमेंट पेंशन दे भी रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन सर्टेन केसेस। अगर कोई नॉन रेसिडेंट बंदा है वो इंडिया में आके कोई सिक्योरिटी खरीदा और उसको इंटरेस्ट मिला या फिर कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मिला तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलो नॉन रेसिडेंट भैया आपके लिए ये माफ है। फॉरेन अलाउंस, जो लोग इंडियन गवर्नमेंट के लिए इंडिया से बाहर रहकर काम करते हैं उसको किसी भी टाइप का अलाउंस या परक्यूजिट्स अगर मिलता है तो उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लेता। लोकल अथॉरिटी का कोई भी इनकम होगा उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लेता, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ, वहां से किसी भी टाइप का इनकम करो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ट्रेड यूनियन का इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई के थ्रू अगर कोई भी इनकम अगर मिल रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर तुमने यूटीआई का कोई भी यूनिट बेचा, कैपिटल गेन किया 2002 1 अप्रैल 2002 के बाद, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंडियन कंपनी से किसी भी टाइप का डिविडेंड मिलेगा, इसको मैं 2 बार बोलना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंडियन कंपनी से किसी भी टाइप का अगर डिविडेंड मिलेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी अगर इनकम हो रहा है लेकिन कंडीशंस है बहुत सारे, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये 17 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, याद रखना 16 नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जनरली क्वेश्चंस में तुमको मिलते रहेंगे। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में मिलते रहेंगे। हाँ, इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड ये भी मिलेगा तुमको 12 नंबर। फॉरेन अलाउंस ये भी तुमको मिलेगा क्वेश्चन में। पेमेंट टू एमपी एमएलए ये सिचुएशन मिल सकता है। अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये क्वेश्चन मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स वाला क्वेश्चन अगर है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जब टोटल इनकम और टैक्स निकालेंगे तो हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप फार्म का कैलकुलेशन नहीं है तो जनरली नहीं मिलेगा ये। और एग्रीकल्चर इनकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में तो नहीं बोलूंगा लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको मिल जाएगा। तो इन सब के ऊपर कोई भी टैक्स हमारा नहीं लगता है, इन सब के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बोलो, अदरवाइज हम लोग क्लोज करने वाले कागार में है। अगर किसी का कोई डाउट है तो बोल सकते हो, अदरवाइज मेरे को एक फीडबैक जरूर दो। नहीं सर। नो सर। नो सर। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मैं ये पीडीएफ तुमको अभी सेंड कर दे रहा हूँ, छोटा सा पीडीएफ है, ठीक है, 2 पेज 1.5 पेज लगेगा। इसको नोट डाउन करके जरूर रख लेना बिकॉज पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होता है। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं मंडे को फर्दर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट।